प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आप सब स्टे होम स्टे सेफ को फॉलो कर रहे होंगे, बेवजह अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे। आप लोगों की सुविधा के लिए ही हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है। जैसे कि हम पिछले कई वीडियोस में आप लोगों को यूनिट फर्स्ट और दोनों पेपर का यूनिट फर्स्ट में कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकेंड स्टार्ट करने जा रही हूँ। टॉपिक का नाम है सरकार का संगठन। यूनिट सेकेंड में आप लोग सरकार के तीनों अंगों के बारे में पढ़ेंगे: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ मैं आपको आज केवल व्यवस्थापिका के बारे में बताऊंगी। तो एक चार्ट के माध्यम से सबसे पहले मैं आप ये समझाना चाहती हूँ कि सरकार क्या है, राज्य क्या है, सरकार क्या है और सरकार के अंग क्या है। तो एक चार्ट से आपको बहुत इजी हो जाएगा। सरकार का संगठन, इसमें हम देखेंगे कि सरकार जो है वो एक मूर्त संस्था है, यानी वो राज्य का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। बट राज्य क्या है? राज्य से मतलब हमारा यहाँ देश या राष्ट्र से। राज्य से मतलब मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर राज्य, राजस्थान, MP, UP के बारे में नहीं बता रही हूँ। राज्य मीन्स हमारा नेशन, राष्ट्र, देश है। तो जो राज्य, देश या राष्ट्र है वो एक अमूर्त संस्था है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। राज्य है, भारत देश है, बट हमें उसकी जनसंख्या पता है, उसका निश्चित भूभाग है ये हमें पता है, उसकी बाउंड्रीज हमें पता है, बट वो है ऐसा हम उसे नहीं देख पा रहे, हम उसके अस्तित्व को महसूस कर पा रहे हैं। तब क्या होगा? एक राज्य, देश, राष्ट्र हमें दिख नहीं रहा, हम महसूस कर रहे हैं, बट इनके पास अपने दायित्व जो है वो बहुत सारे हैं। एक राज्य के पास ढेर सारे दायित्व होते हैं। राज्य को अपने देश की जनता के कल्याण के लिए अनेक कार्य करने होते हैं। राज्य को अपने देश का विकास भी करना होता है, राज्य मीन्स राष्ट्र को। राज्य को अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा भी करनी होती है। राज्य को अपने देश के अंदर आंतरिक शांति व्यवस्था भी बनाए रखनी होती है। ऐसी स्थिति में जब राज्य इन समस्त दायित्वों को कैसे पूरा करेगा, तब सरकार का आगमन होता है, सरकार का अस्तित्व। तो हमें कहते हैं कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है। अब जो राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति है, राज्य की इच्छा की पूर्ति कौन कर रहा है? वो कर रही है सरकार। राज्य अपने समस्त दायित्वों की पूर्ति सरकार के माध्यम से करता है। सरकार ही एक ऐसा अभिकरण है जो राज्य की इच्छा को अभिव्यक्त करती है, उसे पूरा करती है, उसके दायित्वों को निभाती है। बट सरकार राज्य के इतने सारे दायित्वों को अकेले कैसे करेगी? सरकार तो एक मूर्त संस्था है और राज्य हमारा अमूर्त संस्था है। ये हमें दिख रही है, ये हमें दिख रही है इसलिए मूर्त है, बट ये अपने सारे राज्य के काम को अकेले नहीं कर सकती। इसलिए सरकार के अंगों को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला व्यवस्थापिका, सेकंड है कार्यपालिका और थर्ड है न्यायपालिका। यहाँ हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ये समझें कि राज्य एक अमूर्त संस्था है। इस अमूर्त राज्य की इच्छाओं की अभिव्यक्ति के लिए हमने सरकार का गठन किया है। सरकार राज्य की इच्छा की पूर्ति या अभिव्यक्ति को पूरा करने के लिए 3 अंगों के माध्यम से कार्य करती है। अभी 3 अंगों के डिटेल में हम नेक्स्ट चार्ट में चर्चा करते हैं। सरकार के अंग, ये एक इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, जो कि आपकी जो यूनिट सेकंड है उसमें हमें सरकार का संगठन पढ़ना है, यानी सरकार के तीनों अंग पढ़ने हैं। पहला, जैसे मैंने अभी बताया था,
सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि व्यवस्थापिका जनमत का दर्पण है, जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की एक सभा है। व्यवस्थापिका के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, लोकसभा के इलेक्शन हर 5 वर्ष में किए जाते हैं। ये अस्थायी है और ये स्थायी सदन है। इसका कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं। लोकसभा जब यदि बहुमत में, लोकसभा में कोई सरकार बहुमत में नहीं होती है तो वैसे गिर जाती है। वैसे जनता 5 साल के लिए लोकसभा के सदस्यों को चुनकर यहाँ पहुँचाती है। इस तरह से जनता जो होती है वो अपनी संप्रभुता व्यवस्थापिका के माध्यम से सरकार को दे देती है। ये हमारी व्यवस्थापिका है। कार्यपालिका, कार्यपालिका 2 प्रकार की है, नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक। हम राष्ट्रपति को एक तरह से नाम मात्र की कार्यपालिका मानते हैं, जबकि राष्ट्रपति हमारे कार्यपालिका प्रमुख है, लेकिन वास्तविक शक्तियां हमारे पीएम के हाथों में और उसके मंत्रिमंडल के हाथों में। इसी तरह से न्यायपालिका, न्यायपालिका में हम उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, इस सारी व्यवस्था को देख के चलते हैं। ये हमने एक सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशन बताया, बट ये संस्थाएं क्या क्या कार्य करती है, ये अंग क्या काम करते हैं, वो आप देखिए। व्यवस्थापिका का मुख्य काम है लॉ मेकिंग, विधि निर्माण। ठीक है। कार्यपालिका का काम है इस विधि को लागू करना। और न्यायपालिका क्या करती है? इस विधि की व्याख्या करती है। व्याख्या प्लस संरक्षण किसका? व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों का। तो ये समझ में आया कि व्यवस्थापिका जो हमारी एक जनता की एक सभा, जिसे हम कह सकते हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि समस्त व्यवस्थापिका में ही है। तो यहाँ व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य होता है, जिसे हम संसद भी कहते हैं। व्यवस्थापिका को हम संसद भी कह सकते हैं। व्यवस्थापिका का मुख्य काम कानूनों का निर्माण करना होता है। विधि निर्माण इसका इम्पोर्टेंट काम है। तो एक तरह से आप देखो कि जो विधि निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका करती है, तो व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करके कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक आधार प्रस्तुत कर रही है। मतलब कार्यपालिका क्या काम करेगी? अगर व्यवस्थापिका कानून का निर्माण नहीं करेगी तो कार्यपालिका किससे लागू करेगी? वैसे ही यदि व्यवस्थापिका विधि निर्माण नहीं करेगी तो न्यायपालिका किसकी व्याख्या करेगी या किसकी रक्षा करेगी? तो हम कह सकते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट अंग है सरकार का, जो हमारे दोनों अंगों के लिए बेस तैयार करता है। बेस तैयार करता है यानी उन्हें कार्य का आधार प्रदान करता है। कार्य आधार, जिस आधार पे ये दोनों अंग काम करेंगे वो कौन देता है? वो व्यवस्थापिका देता है।